वी आर लाइव नाउ। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। जी हाँ, आपको केमिस्ट्री की हर एक क्लासेस, हर एक पॉइंट, हैंड रिटन नोट्स हो या बुक हो, वो सभी इस चैनल पे मिल जाता है। तो आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड यू कैन लाइक द वीडियो आफ्टर द क्लास, कि आपको कुछ सीखने के लिए मिले तभी आप लाइक और कॉमेंट करना। और आपका टाइम वेस्ट हो तो आप बता सकते हो कि मैम ये पॉइंट्स हमको समझ नहीं आए हैं, प्लीज़ इस पॉइंट्स को आप फिर से डिफाइन करो, या यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूनिट 3 के टॉपिक रेडियो एक्टिव डीके। उसमें हम रेडियो आइसोटोप को भी समझेंगे, क्योंकि एमएससी पे आपका जो क्वेश्चन आता है वो रेडियो एक्टिव डीके से आता है। आपको सुबह सोच सकते हो कि मैम टॉपिक तो सभी हैं, क्लासेस तो सभी देते हैं, तो आपकी क्लासेस में क्या स्पेशल है कि जो हम आपकी क्लासेस ले। देखिए, स्पेशल ये है कि मैं आपको ओवरऑल आपके एमएससी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाती हूँ। क्वेश्चन कैसा आता है एमएससी में, डिस्कशन कैसे मांगता है, कैसे क्वेश्चन लिखने हैं, मटेरियल को कितना बढ़ाना है या कितना कम करना है, ये पॉइंट्स आपको सिर्फ वही पढ़ा सकता है जिसने एमएससी की हुई हो या जो एमएससी में पढ़ाने में एक्सपीरियंस्ड हो। तो मेरे को 5 ईयर का एक्सपीरियंस है एमएससी पढ़ाने में, और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बच्चों के रिव्यूज़ भी हैं जिन्होंने शेयर किया है कि उन्हें फ्री में भी क्लासेस से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। पेड बैच भी है, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैम हमको तो बहुत अच्छा स्कोर करना है, रिस्क नहीं लेना, तो पेड बैच जिन बच्चों को चाहिए वो पेड भी ले सकते हैं। अदरवाइज फ्री में भी आप मेरी क्लासेस या मेरे नोट्स के लिए कनेक्टेड रह सकते हो। ठीक है, चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अभी क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। रेडिएशन, जिसमें हम रेडियो एक्टिव डीके आगे डिस्कस करेंगे, बट रेडिएशन ये आपका टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है हमेशा सबसे पहले मैं ये शेयर करती हूँ, क्योंकि जिससे कि बच्चा जब वो मेरी क्लास को देखे उसे पता चले इतने नंबर का पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो हमको इस टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो हम शेयर करते हैं कि कितने नंबर का ये पेपर आता है। तो अगर मैं स्पेशली बात करती हूँ तो ये जो आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा, इट विल बी अप टू 5 to 7 मार्क। तो 5 मार्क्स का आपका शॉर्ट आपको देखने के लिए मिलता है एमएससी पे, आपको पता है। 2 मार्क्स का आपको वेरी शॉर्ट देखने के लिए मिलता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन में से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपसे डायरेक्टली रेडियो एक्टिव डीके पूछा जा सकता है, या रेडियो एक्टिव डीके के टाइप्स पूछे जा सकते हैं जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी, या रेडियो आइसोटोप्स क्या होता है वो भी पूछा जा सकता है, जो कि आपको इस ही मटेरियल में मिलेगा जो सामने आपके सामने है। एंड ये ही मटेरियल आपको हैंड रिटन नोट्स एज इट इज़ चाहिए तो अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हो मेरे पेज पे, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या नंबर 7454049006 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर फॉर वर्क पर्पज़। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। टाइम वेस्ट के लिए नहीं करना है, आपको रियलिटी में क्लासेस चाहिए, नोट्स चाहिए, या कुछ पेड क्लास भी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए, जब हम रेडिएशन की बात करते हैं या रेडियो एक्टिव डीके की बात करते हैं, सबसे पहले हमको जो पॉइंट समझ आने चाहिए, दैट विल बी आइसोटोप आर अनस्टेबल स्पीसीज which are generally artificially, but mainly isotope may also occur in nature, and unstable isotope are commonly known as a radioisotope। देखिए, आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप एक अनस्टेबल स्पीसीज है जो कि आर्टिफिशियली भी आपको मिल जाता है, बट अगर हम यहाँ पे नेचर की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आइसोटोप्स है जो आपको नेचुरली भी अवेलेबल मिल जाएंगे। और अनस्टेबल आइसोटोप को हम रेडियो आइसोटोप बोलते हैं। ये 3 टर्म्स मैंने एक साथ डिस्कस कर दी। क्यों डिस्कस किए, आगे समझ आएगा। पहले आइसोटोप को समझना है कि आइसोटोप क्या है, अनस्टेबल स्पीसीज है, जनरली आर्टिफिशियल है। सेकेंड थिंग कि काफ़ी ज़्यादा आइसोटोप आपको नेचर में अवेलेबल मिल जाएंगे, और अगर हम अनस्टेबल आइसोटोप्स की बात करते हैं तो वो कॉमनली उन्हें हम रेडियो आइसोटोप भी बोल सकते हैं। आइसोटोप और रेडियो आइसोटोप इज़ अ सेम थिंग। अनस्टेबल होते हैं, आर्टिफिशियली भी अवेलेबल होते हैं, बट नेचर में भी कॉमनली मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को। For the production of stable isotope, the radioisotope emits particle or electromagnetic radiation, resulting in the change of the composition of atomic nucleus। अगर हम रेडियो आइसोटोप्स की बात करते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेज को अपने से निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक रेडिएशन निकालते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स को निकाल देते हैं जो अल्फा बीटा गामा आपका हो सकता है, जिसकी वजह से आपके न्यूक्लियस की प्रोसेस को डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आइसोटोप का न्यूक्लियस है। ठीक है,
आइसोटोप्स का न्यूक्लियस है, ये अल्फा भी निकाल रहा है या बीटा गामा या कुछ भी, रेडियो मैग्नेटिक रेडिएशन भी निकाल रहा है, तो इसका जो ये सिस्टम है ये तो चेंज ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फ़र्क पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूक्लियस के आगे इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करने की, या रेडियो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने की, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने की, या रेडिएशन को इमिट करने की, इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी डीके बोलते हैं। न्यूक्लियस है, उसने अपने में से रेडियो मैग्नेटिक रेडिएशन इमिट्स की, अल्फा बीटा पार्टिकल्स इमिट्स किए थे, तो इसी प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। क्योंकि आइसोटोप को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी तो बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप में से जैसे ही उसने कुछ प्रोसेस को निकाला अपने अंदर से, तो उसमें डीके हुआ, देखो कमी आएगी। अब एक इंसान है, ये इतना प्रोडक्ट है, इसने न्यूट्रॉन निकाले हैं, तो इसमें कमी आएगी, कमी को हम डीके बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को कॉमनली हम रेडियो एक्टिव डीके बोलेंगे। सिंपल, आइसोटोप को समझो। आइसोटोप क्या होते हैं? स्टेबल भी होते हैं, अनस्टेबल भी होते हैं, नेचर में भी मिलते हैं, ठीक है। और ये जो आपके स्टेबल आइसोटोप होते हैं, जिनको रेडियो आइसोटोप भी हम बोलते हैं, वो अल्फा बीटा गामा रेज को निकालते रहते हैं, जिससे उनका न्यूक्लियस का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, और इसी ओवरऑल प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। सिंपल, इसे सिंपल वर्ड्स में मैं नहीं समझा पाऊंगी, ठीक है। एक बार में समझना है तो दोबारा देखना। अब अगर हम रेडियो आइसोटोप्स की बात करते हैं जो कि बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं, तो उनका हाफ लाइफ पीरियड, ये देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ लिया कार्बन 11 का हाफ लाइफ क्या है, तो 20 मिनट्स है। वैसे नहीं पूछा जाता, बट एक नंबर में कोशिश रहती है कि शायद क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये कर लेना। देखो सिंपल, हाइड्रोजन का 12.3 बीटा पार्टिकल इमिट करता है, कार्बन का 20 मिनट बीटा पार्टिकल, कार्बन 14 का 5700 ईयर बीटा पार्टिकल, ठीक है। ये पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं, नोट्स मिल जाएंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, नहीं मिलते तो मैसेज कर देना, आप ग्रुप में नहीं हो तो वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, इसको पढ़ लेना, ये याद ही करना है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। यहाँ से समझाने वाला पॉइंट है टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। या एक्चुअली मेरे को खुद को मेरी शक्ल दिख रही है ना, तो आई फील प्रिटी। अब आप सुंदर लगते हो तो आप में, तो कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जब आप सुंदर लगते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप अपर लेवल पे चला जाता है। मेरा तो चला जाता है, मैं परेशान होती हूँ या मेरे को कुछ और करने के लिए नहीं मिलता, सो आई जस्ट फील कि मैं अच्छी दिखूँ। अगर मैं अच्छी दिखती हूँ तो वो मेरा मूड नॉर्मली ठीक हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी आ ही जाता है। और अपने आप को प्यार करना, अपने आप को सुंदर दिखाना या अपने आप को अच्छा दिखाना इज़ नॉट अ लाइक कि कोई आपसे बाकी कहे कि आप ऐसे नहीं रहे। आई एम नॉट सेइंग कि आप हमेशा टिप टॉप रहो, मैं भी नहीं रहती हूँ, बट कभी कभी जब आपका मूड ऑफ हो या आपको अपने आप को सुंदर दिखाना है या आपको खूबसूरत बनना है या आपको अपने आप से प्यार आता है, तो आप कभी कभी ऐसा फील कर सकते हो। जैसे कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, तो मुझको भी दिख रहा है कि मैं आपको यहाँ पे दिख रही हूँ इस गोल सर्कल में, तो डेफिनेटली आई लुक गुड। तो जैसे मैं अच्छा दिख रही हूँ ना, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी और मुझको अंदर से अच्छा फील हो रहा है। ये एक थ्योरी है, मुझको नहीं पता इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, बट इट वर्क्स, ठीक है। या चलिए, थोड़ा सा कंसल्टेशन, आपस में डिस्कशन भी ज़रूरी होता है कि आपको भी थोड़ा बोरियत ना हो और हमें भी ना हो, ठीक है। अभी देखो रेडियो एक्टिव डीके आपका कंप्लीट हुआ। अभी देखते हैं अल्फा पार्टिकल डीके या बीटा डीके या गामा डीके क्या होता है। सबसे फर्स्ट है आपका डीके बाय अल्फा पार्टिकल इन इमिशन, यानी कि उस न्यूक्लियस ने जब अल्फा पार्टिकल को इमिट किया तो उसकी कंपोजिशन में क्या चेंज आया, वो इस क्लास में हम समझेंगे, इस पॉइंट में हम समझेंगे। देखिए, isotope consisting of high atomic number generally decay by emitted alpha particle, ठीक है। एन अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम 4He2 न्यूक्लियस, यानी कि 2 प्रोटॉन हैं 2 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। इफ अल्फा पार्टिकल एलिमिनेट फ्रॉम हीलियम देन इट कंसिडर एज अ डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एंड मास इन अ 4 एंड द मास एंड आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा इज हाईली टॉक्सिक। जब एक मॉलिक्यूल से अगर अल्फा पार्टिकल गया है तो उसके एटॉमिक नंबर में तो 2 नंबर का लेस हो जाएगा और मास में 4 नंबर का लेस हो जाएगा। और जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं या आयोनाइजिंग पावर जो होती है अल्फा पार्टिकल की, इट विल बी हाई टॉक्सिक, ठीक है। अब देखो, ये है, ठीक है, ये है आपका हीलियम। अब मान लो यहाँ से आपके 4 कम हो गए, यहाँ से आपके 2 कम हो गए, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, 4 गया 2 भी गया, तो यहाँ पे कितना बचा 84, और यहाँ से माइनस कर दो तो इसमें इस टाइप से चेंज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
decay by gamma rays. देखिए, emission of gamma rays result from the transformation in the nucleus of an atom and frequently accompany alpha and beta particle emission. Emission of gamma rays in itself does not lead any change by gamma. ठीक है, it does not lead any change in atomic number or mass. Gamma radiation contain low ionizing power. ठीक है, जैसे आपका अल्फा रेज निकलने से एटॉमिक नंबर में 2, एटॉमिक मास में 4 का चेंज होता था, गामा रेज निकलने से ऐसे कोई भी चेंज नहीं होता और ये इनकी आयोनाइजिंग पावर हाईली टॉक्सिक नहीं होती है. इट्स टॉक्सिसिटी इज सिमिलर टू एक्स रेज. जितनी एक्स रेज की होती है ना उतनी ही होती है. देखो यहाँ पे I53.131 का अगर हम करते हैं तो ये X4 हो जाता है. बीटा और गामा रेज के इसमें आपको एड ऑन मिलेगा. देन बीटा पार्टिकल देख लेते हैं. इन दिस डिके अ न्यूट्रॉन इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू अ प्रोटॉन बाय एलिमिनेटिंग ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल. इसमें क्या है, जैसे किसी एटम से आपका बीटा पार्टिकल अगर निकलता है तो वो न्यूट्रॉन से ना प्रोटॉन बन जाता है. ठीक है, और नेगेट्रॉन यहाँ पे आपका निकलता है जिसको हम बीटा नेगेटिव बोलते हैं. ठीक है, ये बेसिक से आई नो कि अल्फा इमिशन, बीटा डिमिशन, गामा डिमिशन, आपको डिमिशन, इमिशन, गामा इमिशन, ठीक है, ये आपको पता होंगे क्योंकि हमने डिके ये पहले से पढ़े हुए हैं और शायद हिंदी में याद होंगे आपको. तो हिंदी इंग्लिश में जो भी याद हो कन्वर्ट करके लिख देना. आपकी लैंग्वेज टीचर को समझ आनी चाहिए. जरूरी नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पहले तो मैं तो आपको बेसिक ही पढ़ाती हूँ. खैर, एक लैंग्वेज मेरी नॉर्मल होती है काफ़ी ज़्यादा कि हर एक बच्चे को याद रहे. बट कुछ बच्चे होते हैं जो बुक्स से पढ़ रहे हैं, जिनके पास मेरे नोट्स नहीं है, या वो बाय नहीं करना चाहते, या वो क्लासेस भी नहीं लेते रेगुलर जिससे उन्हें फ्री में मिले, तो वो बुक से करते हैं. अब जब बुक से करो तो बुक की लैंग्वेज तो बुकिश लैंग्वेज ही होगी डेफिनेटली. उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टफ पॉइंट्स भी होंगे. तो ज़रूरी नहीं है आप उन पॉइंट को उसी लैंग्वेज में लिखो, आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा उसे कन्वर्ट करके भी लिखोगे तो भी चल जाएगा. टीचर को सिर्फ समझ आना चाहिए आप कहना क्या चाहते हो. ठीक है, एंड दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू. ठीक है, अब नेगेट्रॉन देख लो. नेगेट्रॉन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव. When a negatron particle is emitted, the nucleus loses a neutron but gains a proton. जहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकलता है और प्रोटॉन वो बन जाता है, प्रोटॉन गेन कर लेता है, उसी को हम नेगेट्रॉन बोलते हैं. ये इक्वेशन याद कर सकते हो. C614 and 714 प्लस बीटा नेगेट्रॉन. अब यहाँ पे बीटा प्लस पार्टिकल जिसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं. नेगेट्रॉन बीटा नेगेटिव को, पॉजिट्रॉन बीटा पॉजिटिव को. इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जब बनता है तो पॉजिट्रॉन निकलता है. ठीक है, ये अनस्टेबल होते हैं नेचर में और ये प्रोसेस के लिए आपको ये डेफिनेशन याद करनी है, सॉरी ये इक्वेशन याद करनी है. अब रेडियोएक्टिव डिके एनर्जी, ये एक पॉइंट है बट मैंने लिखा हुआ है तो आप पढ़ लीजिए. गामा पार्टिकल मोर एनर्जेटिक देन बीटा एंड alpha particle more energetic than beta and gamma, and alpha emits from isotope and it's generated 4.0 to 8.0 MeV यानी कि मेव एनर्जी. ठीक है, और जो बीटा और गामा है वो 3.0 मेव एनर्जी ही निकालते हैं. तो अल्फ़ा मोर एनर्जेटिक होता है. अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कौन सा मोर एनर्जेटिक है तो आपको आपका आंसर अल्फ़ा के साथ जाएगा. एंड ये इट्स जनरेट 4.0 टू 4.8 मेव एनर्जी, और बीटा और गामा सिर्फ 3.0 मेव एनर्जी ही एमिट करते हैं, या इतनी ही एनर्जी उनमें होती है, इतनी एनर्जेटिक वो होते हैं. ठीक है, तो अब मैं क्लास को एंड करती हूँ. कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ. ठीक है, क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. वैसे ये बहुत ज़्यादा टफ क्लास नहीं थी, बेसिक सी थी. मुझको टफ टॉपिक को पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो आज की क्लास में उतना मज़ा नहीं आया पढ़ाने में, क्योंकि जो पॉइंट्स पहले से पता है मुझे सिर्फ एक क्विक रिवीजन उसका कराना था. बट इट्स ओके, जब पेपर में आएगा तो हमें कराना भी है. ठीक है, तो चलिए क्लास को एंड करती हूँ. कल एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. सो कल मिलते हैं नई क्लास के साथ.